अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 2 यूनिट 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन केस 2। एक्सप्लेन दैट द टो एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल अबाउट अ मीन पोजीशन प्लेस्ड इन अ बाउल इन एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने वाइब्रेटरी मोशन स्टडी करनी है किसकी, बॉल की इन अ बाउल। बाउल जो है वो कोई भी एक गिलास टाइप का या बाउल जो है वो आपने देखा वो घर में मौजूद होता है, वहां पे उसके अंदर बॉल प्लेस करके उसके अंदर आपने जो है वो वाइब्रेटरी मोशन देखनी है। तो सबसे पहले द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बॉल जो प्लेस हुआ है बाउल के अंदर, उसकी जो मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एट मीन पोजीशन, सबसे पहले मीन पोजीशन के ऊपर देखेंगे कि उसकी जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, या नेट फोर्स उसके ऊपर। नेट फोर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो जब बाउल के अंदर सेंटर के ऊपर दरमियान में बिल्कुल जो है वो बाल को रखा, तो अब बाल ना नीचे गिर रही है, ना ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ना इधर उधर मूव कर रही है। तो दरमियान के अंदर, दरमियान में जब उस सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है बाल, तो नेट फोर्स क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, उसके वहां पे दो फोर्सेस है। एक उस बाउल की सेंटर या सरफेस की फोर्स जो बॉल को क्या कर रही है, नीचे जाने से, नीचे गिरने से रोक रही है। और दूसरा बॉल की वो फोर्स जो नीचे की तरफ जो है वो एक्ट कर रही है उसके वेट की वजह से, उसकी ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, उसके वेट की वजह से फोर्स है। तो वो किधर है, डाउनवर्ड। तो वेट की फोर्स डाउनवर्ड, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड, दोनों फोर्सेस एक दूसरे की इक्वल है, लेकिन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो दोनों फोर्सेस इक्वल बट ऑपोजिट, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इस वजह से नेट फोर्स एट द मीन पोजीशन, एट सेंटर या एट सरफेस इज जीरो। तो उसका फार्मूला नीचे, नेट फोर्स एट मीन पोजीशन इज जीरो बिकॉज द वेट इज एक्शन acting downward, and equal reaction force of surface bowl is acting upward opposite to the weight of ball. इसका जो फार्मूला होगा, नेट फोर्स एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू वेट माइनस रिएक्शन फोर्स ऑफ सरफेस। अब हम क्या करते हैं, बाउल के अंदर उसके एक कॉर्नर के ऊपर, एक साइड के ऊपर बॉल को उठाकर ले आते हैं, सेंटर से उठाते हैं, और उसके बिल्कुल बाहर की तरफ जो उसका कॉर्नर है, कोना है, उसके ऊपर बॉल को रखते हैं। और वहां से जब रिलीज करते हैं तो बॉल क्या करती है, उसकी दीवार के साथ नीचे की तरफ मूव करती है। मीन वो नीचे उस सरफेस से किधर मूव करती है, सेंटर की तरफ। जब वो सेंटर की तरफ के ऊपर जाती है तो वहां पे स्टॉप नहीं करती, बल्कि क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। तो अब जब हमने उसको उसकी वॉल के ऊपर रखा, उसकी बाहर वाली सरफेस के ऊपर रखा, उसकी कॉर्नर के ऊपर रखा, तो क्या हुआ, अब बाल जो है वो नीचे की तरफ जाती है। क्यों नीचे की तरफ जाती है, अब वहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स आ गई है। अब रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे स्प्रिंग में हमने देखा कि स्प्रिंग को कंप्रेस करने की वजह से या स्ट्रेच करने की वजह से क्या होता है, एक फोर्स उसके अंदर होती है जो बॉडी को अपनी तरफ खींचती है या अपने से अवे मूव करवाती है। अब यहाँ पे बॉल है, बॉल तो किसी चीज के साथ बंधा हुआ भी नहीं है, इसके साथ कोई स्प्रिंग अटैच नहीं है, ये तो जस्ट उसकी बाहर वाले कॉर्नर के ऊपर, सिरे के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब वो नीचे क्यों मूव करता है, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से, तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है उसके वेट की वजह से। वो जो वेट है, मूव डाउन, एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो नीचे की तरफ एक्ट करने की वजह से क्या होता है, वो बॉडी जो है वो मूव करती है सेंटर की तरफ। बॉडी जब मूव करता है सेंटर की तरफ तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। अब ड्यू टू इनर्शिया वो सेंटर के ऊपर जो है वो स्टॉप नहीं होता, बल्कि मूव करता है टुवर्ड द बी, मींस दूसरी वॉल की तरफ मूव करता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती जाती है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। फिर वो नीचे की तरफ, मीन पोजीशन सेंटर की तरफ जो है वो मूव करता है। तो इस तरह उसकी जो है वो मोशन कंटिन्यू रहती है अनटिल ड्यू टू फ्रिक्शन वो जो है वो क्या कर जाए, स्टॉप कर जाए। तो ये बेसिकली क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। इसमें भी बॉडी अपने सेंटर के अलांग आगे और पीछे क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है। सिंपल पेंडुलम डायग्राम की मदद से फोर्स को हम देखेंगे। इसमें जो है वो तीन तरह की फोर्सेस होंगी। पहले जब सेंटर पे होगा तो एक टेंशन की फोर्स होगी, जिसके साथ जो है वो ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है। ये नीचे जैसे फिगर में आपको नजर आ रहा है कि जैसे ही स्ट्रिंग के साथ उसको हमने बांधा तो वो नीचे की तरफ है। तो स्ट्रिंग जो ही बिल्कुल सेंटर के ऊपर है,
तो वेट डाउनवर्ड है बॉब का, बॉल का, और स्ट्रिंग ऊपर की तरफ टेंशन है, तो दोनों की फोर्स इक्वल और ऑपोजिट है। अब वो मूव कर रहा है, आपको पेंडुलम की मोशन जो है नजर आ रही है, कभी वो राइट साइड पे मूव करता है लाइन की, कभी वो लेफ्ट साइड पे, तो ये जो है वो मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है। जब वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर होगा तो उसकी नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी जब वो स्टेशनरी होगा, रुका हुआ होगा। क्यों? क्योंकि दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं मीन पोजीशन के ऊपर, एक टेंशन इन अ स्ट्रिंग और दूसरी वेट ऑफ बॉल। टेंशन अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, दोनों एक दूसरे की इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है, इस वजह से नेट फोर्स क्या है, जीरो है। बिकॉज वेट ऑफ अ बॉल bob action downward and tension of string is acting opposite to the weight upward direction but equal in magnitude. अब motion of a bob from O to A, अब जब वो राइट साइड पे एक्सट्रीम पे जाता है या लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम पे जाता है तो क्या होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें, इसमें आप एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो मूव कर रहा है। अब उसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, अब हम क्या करते हैं, जब वो अब मूव करते हुए राइट साइड पे आया है, मींस यहाँ पे जब आया है इस साइड पे, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम ए कह दें, इस पॉइंट को कह दें बी। तो इस पॉइंट के ऊपर जब वो मूव करते हुए राइट साइड पे आता है, हमने क्या किया, उस बॉल को हाथ से पकड़कर इस पॉइंट के ऊपर ले आए, हम यहाँ पे ले आए। अब जब यहाँ से रिलीज करते हैं तो ये क्या करता है, वापस अपनी मीन पोजिशन की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे दो फैक्टर अगर आप देखो तो इस लाइन के साथ यहाँ पे, ये नीचे रेड वाली जो फिगर है इसमें देखें तो यहाँ पे जब वो था इस लाइन के साथ, ये वाली जब हमने इस पोजीशन पर लेकर गए तो दरमियान में क्या बन गया, एंगल बन गया। तो इस एंगल की वजह से क्या हुआ, हमारे पास ये जो फिगर बनती है ये बेसिकली क्या बनती है, राइट ट्रायंगल की जो है वो लुक हमारे पास देती है। तो इस वजह से यहाँ पे दो फैक्टर होंगे हमारे पास, एक कॉज थीटा होगा और दूसरा क्या होगा, साइन थीटा। मीन्स यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगी उसकी एंगल की वजह से, एंगल प्रॉपर्टीज की वजह से वहां पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगी। तो जब वो बॉल इस पोजीशन के ऊपर है, यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे एक टेंशन की फोर्स है टी जो अपवर्ड अप्लाई हो रही है, और दूसरा नीचे की तरफ अप्लाई, अब क्योंकि एंगल भी मौजूद है तो नीचे की तरफ अप्लाई होने वाली फोर्स क्या होगी, एफ कॉज ऑफ थीटा। वेट की जो हमारे पास फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, एम जी कॉज ऑफ थीटा। वेट का कंपोनेंट कौन सा होगा, एम जी कॉज, इस पोजीशन के ऊपर ऊपर की तरफ इधर टेंशन, और यहाँ से नीचे की तरफ ये वाला जो फैक्टर है, यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ, और वेट का कॉज थीटा का जो फैक्टर है वो डाउनवर्ड। और दूसरा एक और फैक्टर होगा जो टेंशन का होगा सॉरी, एक वेट की वजह से और रिस्टोरिंग फोर्स का, जो वेट की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो कंपोनेंट होगा वो किसका होगा, साइन थीटा का होगा। तो एम जी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक इधर वाला और एक नीचे वाला, मींस एक बैकवर्ड आने वाला ये वाला और दूसरा नीचे की तरफ वाला। तो जो नीचे की तरफ जाने वाला है वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जो है वो ऊपर बंधा हुआ है जो है वो स्ट्रिंग के साथ, तो वो नीचे तो जा नहीं सकता, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड तो जाएगा नहीं। इस वजह से टेंशन और नीचे वाला जो कंपोनेंट है एम जी कॉज ऑफ थीटा वो एक दूसरे के इक्वल है लेकिन अपोजिट है, तो इस वजह से क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन जो वापस आने वाला फैक्टर है, ये जो मूव करने वाला इस तरह वाला फैक्टर है, ये जो इसके साथ मूव कर रही है, वो फैक्टर क्या होगा, एम जी साइन ऑफ थीटा। वो जो है वो टूवर्ड मीन पोजीशन होगा और उसकी वजह से क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मौजूद रहेगी। बॉडी अपने वेट के फैक्टर साइन थीटा एंगल की वजह से, जो उसका एक फैक्टर आ गया एंगल का वेट के साथ, उसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी एम जी कॉज ऑफ थीटा, सॉरी एम जी साइन ऑफ थीटा। और उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अलांग, ये जो ऊपर आपको एनिमेशन में नजर आ रहा है उस तरह मूव करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद इसमें जो फैक्टर है, मोशन ऑफ बी फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी, मीन्स अगर आप पीछे देखें तो इस फिगर में यहाँ से मूव किया यहाँ तक ए, अब इस पॉइंट के ऊपर वो रुकता नहीं है, ड्यू टू इनर्शिया वो क्या करता है, इस तरफ मूव करता है। अब जब इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, यहाँ पे हल्का सा स्टॉप किया और अगेन क्या करता है, मूव करता है अपनी सॉरी मीन पोजीशन ओ की तरफ या इस लाइन की तरफ। तो यहाँ पे क्या, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हुई, वो अगेन मूव किया
अपनी मीन पोजीशन की तरफ, यहाँ पे ड्यू टू इनर्शिया स्टॉप नहीं करता और मूव करता है बी की तरफ, और फिर अगेन जब रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाती है तो वो क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है। तो बॉडी जो है वो एम जी कॉज ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा की वजह से, कौन से फैक्टर, रिस्टोरिंग फोर्स के कौन से फैक्टर की वजह से, एम जी साइन ऑफ थीटा, जो कि एक्ट करती है टुवर्ड द मीन पोजीशन ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब टुवर्ड्स द इट्स मीन पोजीशन। इसके बाद है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज क्लियर। अच्छा, इसमें आप एक्सेलरेशन की एक एनिमेशन देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन की जो है वो कौन सी होगी, सॉरी, एक्सेलरेशन के अंदर क्या डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फैक्टर होगा। जब बॉडी मूव करता है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है ए और बी की तरफ, ये मीन पोजीशन से गुजर कर दरमियान वाली लाइन से जब आगे की तरफ जाता है तो थोड़ी देर बाद जाकर के स्टॉप करता है और फिर पीछे आ जाता है। जब वो आगे की तरफ जाता है और जहां से वापस आता है वहां पे वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, उसका मतलब है स्पीड उसकी क्या हो गई, जीरो हो गई। स्पीड उसकी क्या होगी, जीरो, रेस्ट पे आ गया। अब किधर से मूव करता है, वो उस एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करता है मीन पोजीशन की तरफ, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगा, डायरेक्ट होगा कहाँ से, मीन पोजीशन की तरफ। When the bob moves from O to B, its speed decreases due to restoring force which it acts again toward O. Therefore, acceleration of the bob is again directed toward the O. It follows that the acceleration of bob is always toward the mean position. Acceleration हमेशा किस तरफ होता है, means body move किधर कर रहा है, जा तो आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसने पीछे की तरफ मूव करना है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, मीन पोजीशन की तरफ। एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा, मीन, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर ऑपोजिट है तो अगर बॉडी आगे जा रहा है राइट साइड पे तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, एक्सेलरेशन किधर होगा, लेफ्ट साइड पे, और अगर लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, राइट साइड पे। रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज करती है जब बॉडी मूव करता है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और डिक्रीज करती है जब वो मूव करता है मीन पोजीशन की तरफ। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। यहाँ पे दो फैक्टर हैं, लेंथ, लेंथ किसकी है, लेंथ जिस धागे के साथ या जिस रस्सी के साथ या स्ट्रिक के साथ हमने उस बॉब को, उस बॉल को जो है वो बांधा हुआ है, उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय जी। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की वजह से कि कितना बॉडी जो है वो जमीन के करीब आपने रखा हुआ है, कितना धागा जो है वो आपने ऊपर मूव किया हुआ है, तो वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर मूव कर रहा है, इस वजह से जी की वैल्यू क्या होती है, वेरी होती है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।